जंगल था। चारों तरफ रात का काला सन्नाटा पसरा हुआ था। उस जंगल के एक शमशान में एक साधु लकड़ियां जलाकर सामने बैठा हुआ तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। ओम क्लीं ब्लीं चामुंडाय नमः। ओम क्लीं ब्लीं चामुंडाय नमः। तभी एक घुड़सवार वहां पर आ पहुंचा। उस घुड़सवार ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। साधु को देखकर घुड़सवार घोड़े से उतरकर साधु के ठीक सामने आकर बैठ गया। साधु उसकी ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोला, यहाँ पर क्यों आए हो? तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? इतना बोलकर उस घुड़सवार ने एक अंगूठी, जो कि रात के अंधेरे में सुनहरी किरणों से चमक रही थी, साधु के सामने रखते हुए बोला, ये देखो, मेरी समझ में नहीं आता है कि मेरी इतनी मेहनत का क्या अर्थ निकला। मैंने कितनी मुश्किल से ये अंगूठी हासिल की थी, और आखिर ये अंगूठी कब काम आएगी? मैं कब इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनूंगा? कब कब कब? अरे मूर्ख, तुझे मैंने इससे पहले भी बताया था कि ये अंगूठी इस पृथ्वी पर साधारण ही रहेगी, और ये साधारण से असाधारण तभी बनेगी जब तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन साधु महाराज, मेरी पत्नी से अभी तक मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ है, और तो और आप मुझे दूसरा विवाह भी नहीं करने देते हैं। ध्यान से सुन, नियम के मुताबिक पहली पत्नी से ही तेरा काम बनेगा, और तू जानता है कि ऐसा क्यों है। काली अमावस की रात को तुझे अपनी पहली पत्नी और अपने पुत्री की बलि इस शमशान में आकर देना होगा। तेरी पत्नी और तेरी पुत्री का रक्त इस अंगूठी में लगाया जाएगा, और फिर इस अंगूठी को तेरे पुत्र को पहनाया जाएगा। ये अंगूठी उस समय तेरे पुत्र के हाथ में हीरे की किरणों की तरह चमकने लगेगी। उसके जगमगाते ही तुझे अपने हाथों से अपने ही पुत्र को भी बलि चढ़ाना होगा, और बलि चढ़ाने के तुरंत बाद तुझे इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनना होगा। उसके बाद तुझे इस संसार का शक्तिशाली इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता। तू बन जाएगा इस संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान, और तेरा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहां तक कि तेरे शरीर पर उम्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तू हजारों साल जीवित रहेगा। लेकिन हां, पहले तुझे अपने पुत्र होने का इंतजार करना पड़ेगा। समझा? अब तू यहां से जा सकता है। ओम क्लीं ब्लीं चामुंडाय नमः। साधु की बात सुनकर घुड़सवार अंगूठी लेकर दोबारा अपने घोड़े पर बैठकर रात के सन्नाटे को चीरता हुआ वहां से चला गया। इस घटना के कुछ महीनों बाद प्रतापगढ़ का राजा विक्रम अपने महल के राज दरबार में बैठा हुआ था कि तभी एक दासी वहां पर आ पहुंची और राजा विक्रम से बोली, महाराज की जय हो, आपके लिए एक बहुत ही शुभ समाचार है। ऐसा कौन सा शुभ समाचार है दासी कि तुम्हें राज दरबार में बताने के लिए आना पड़ा? बोलो। महाराज, आपकी पत्नी महारानी रुक्मणी गर्भ से हैं। ये सुनकर राजा विक्रम प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत अपने गले से एक कीमती सोने का हार निकालकर उस दासी को पकड़ा दिया। दासी खुश होकर वहां से चली गई। राजा विक्रम अपने मंत्री चरण सिंह से बोला, वाह, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अरे, हमें इस समय का कितने वर्षों से इंतजार था। मंत्री जी, आखिरकार हमारे राज्य का राजकुमार आ ही गया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाएंगी। सही कहा महाराज, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब तक जो दूसरे राज्यों के राजा पुत्र न होने की वजह से आपका मजाक उड़ाते थे, उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे अब, है ना महाराज?
तभी वहाँ बैठे राजगुरु राजा विक्रम की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अब महाराज, आपने पुत्र के लिए कई वर्षों इंतजार किया है। मुझे लगता है कि आपको अपनी ये खुशी प्रजा में भी बांटनी चाहिए। आप सही कहते हैं राजगुरु। तो सारी प्रजा में ऐलान कर दीजिए कि हम बहुत खुश हैं। और हमारी प्रजा में जितने भी गरीब लोग हैं, आप उन सभी को कल राज दरबार में बुलाइए। हम उन्हें अपने हाथों से इतना धन देंगे कि उनके 7 पीढ़ियों को भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? अरे खुशी की बात है, इतना तो बनता है। चलिए हम तनिक रुक्मणी जी से मिलके आते हैं। इतना बोलकर राजा विक्रम वहाँ से उठकर सीधे अपनी पत्नी रानी रुक्मणी के कक्ष में पहुँच गया और बोला, अरे रुक्मणी देवी, कहाँ हैं आप? महारानी, आपने हमें ये खुशखबरी देकर बहुत प्रसन्न कर दिया है। हम बता नहीं सकते कि हम अंदर से कितने खुश हैं, कितने ज्यादा खुश हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा पुत्र हो। चिंता ना करो रुक्मणी, मुझे विश्वास है कि हमारा पुत्र ही होगा। तभी राजा विक्रम के कक्ष में राजगुरु आकर बोले, Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I महाराज, मैंने अपनी शक्ति का उपयोग करके पता लगा लिया है कि महारानी का पुत्र का ही योग बन रहा है। ये सुनकर राजा विक्रम बहुत ज्यादा खुश हो गया। तभी राजा विक्रम इधर उधर देखते हुए बोला, हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी नजर नहीं आ रही है। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसका एक भाई इस संसार में आने वाला है। कहाँ है राजकुमारी जी? महाराज, आपको तो पता है कि आपकी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी को शिकार का कितना शौक है। वो इस समय जंगल में शिकार पर जाने की तैयारी कर रही है। राजगुरु की बात सुनकर राजा विक्रम तुरंत अपने महल से बाहर आ गया। राजा विक्रम ने देखा कि उनकी पुत्री 2 सैनिकों के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रही थी। अपने पिता राजा विक्रम को देखकर राजकुमारी चंद्रमुखी मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, आज आपके चेहरे पर तो कुछ अलग ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राजकुमारी चंद्रमुखी। अरे बात ही कुछ ऐसी है। मेरी पत्नी और तुम्हारी माँ गर्भ से हैं और राजगुरु बता रहे हैं कि पुत्र का योग बन रहा है। राजकुमारी चंद्रमुखी, बहुत जल्दी इस संसार में तुम्हारा भाई भी आने वाला है। अपना ख्याल रखना और जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि कल हम अपनी प्रजा के गरीब लोगों को सोने की मुद्राएं बांटेंगे और अपने महल में एक समारोह भी रखेंगे। आसपास के राज्यों के राजाओं को भी पता चलना चाहिए कि इस राज्य का राजकुमार आने वाला है। समारोह में तुम्हारा उपस्थित होना अति आवश्यक है। ठीक है? ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। आप काफी वर्षों से पुत्र होने का ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैं शिकार पर जा रही हूँ। शाम तक या कल तक लौट आऊंगी। राजकुमारी चंद्रमुखी मुस्कुराती हुई दोनों सैनिकों के साथ वहां से सीधे जंगल की ओर चली गई। राजकुमारी अपने दोनों सैनिकों के साथ जंगल के अंदर काफी देर तक भटकती रही, मगर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर राजकुमारी एक वृक्ष के नीचे रुक गई और घोड़े से उतरकर अपने दोनों सैनिकों से बोली, सुबह से शाम हो गई, मगर हमें एक भी ढंग का शिकार नहीं मिला। घोड़े भी बुरी तरह से थक चुके हैं। कुछ देर यहीं पर आराम करते हैं। दोनों सैनिक अपने घोड़ों से उतरकर राजकुमारी के सामने खड़े हो गए। एक सैनिक राजकुमारी की ओर देखकर बोला, राजकुमारी जी, हम आपको काफी देर से सूचित करना चाह रहे थे, परंतु आप शिकार देखने में इतना व्यस्त थीं कि आप हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाए। तुम कहना क्या चाहते हो? राजकुमारी, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। हम जंगल के काफी अंदर निकल आए हैं, जो कि हमें नहीं आना चाहिए था। दोनों सैनिकों की बात सुनकर
राजकुमारी चंद्रमुखी के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। कुछ देर बाद राजकुमारी दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोली, चिंता मत करो, मैं रास्ता तलाश लूंगी, परंतु मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। जरा देखो आसपास यहाँ पर कोई तालाब है या नहीं। राजकुमारी ने इतना कहा ही था कि तभी जंगल में अजीब आवाजों का शोर उत्पन्न हो उठा। उन आवाजों को सुनकर दोनों सैनिक बुरी तरह से डर गए। राजकुमारी, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। राजकुमारी जी, क्या आप इन आवाजों को सुन रही हैं? मैंने राजगुरु के मुंह से सुना है कि जंगल के जिस हिस्से में ये आवाज आती है वहां पर एक दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है। उस दुनिया के वासी इंसानों के दुश्मन हैं। सैनिकों की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रमुखी क्रोधित हुई बोली, लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मेरा आदेश है, जाओ, जाकर तालाब को तलाश करो। राजकुमारी जी, अगर यहाँ आसपास तालाब है फिर तो राजगुरु की बात बिल्कुल सत्य है। और वो कैसे? क्योंकि राजगुरु बता रहे थे कि जंगल के जिस हिस्से में डरावनी आवाज आती है वहां पर एक तालाब भी है जो कि शापित है। सैनिकों की बात सुनकर राजकुमारी झल्लाते हुए बोली, तुम दोनों को तालाब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ढूंढ लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रमुखी वहां से चली गई और तालाब को ढूंढने लगी। दोनों सैनिक ना चाहते हुए भी राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगे। तभी राजकुमारी की नजर दूर एक तालाब पर पड़ी जिसका पानी सफेद रंग की किरणों से चमक रहा था। राजकुमारी तुरंत तालाब के नजदीक पहुंच गई। राजकुमारी चंद्रमुखी उस तालाब का पानी पीने ही वाली थी कि तभी एक सैनिक राजकुमारी से बोला, राजकुमारी, निवेदन है आपसे, उस तालाब का पानी मत पीजिएगा, वो श्रापित है। मैंने राजगुरु की जुबान से सुना है कि जो भी श्रापित तालाब का पानी पीता है उसकी मौत निश्चित है। राजकुमारी गुस्से से सैनिक की ओर देखकर बोली, अब इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। मेरा प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है और ऊपर से तुम्हारी बकवास मेरे दिमाग को खराब कर रही है। इतना बोलकर राजकुमारी उस तालाब के पानी को पीने लगी। तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाकर राजकुमारी चंद्रमुखी दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोली, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम दोनों को भी प्यास लगी है तो तालाब का पानी पी सकते हो। तभी वहाँ पर अजीब तूफान आ गया। दोनों सैनिक राजकुमारी की आंखों के सामने हवा में उड़ते हुए गायब हो गए। उनके गायब होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। तभी राजकुमारी चंद्रमुखी के कानों में किसी स्त्री की रोने की आवाज टकराई। ये क्या हो रहा है? अचानक तूफान आया और मेरे दोनों सैनिक हवा में उड़कर गायब हो गए। अब अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। अभी तक तो हम तीनों के अलावा इस जंगल में कोई भी मौजूद नहीं था, फिर इस स्त्री के रोने की आवाज कहाँ से आने लगी? राजकुमारी उस आवाज की दिशा की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में राजकुमारी के कदम एक घने वृक्ष के नीचे जाकर रुक गए। राजकुमारी चंद्रमुखी ने देखा कि एक लड़की उसके ही जैसे कपड़े पहने हुए घुटनों के बल अपना मुंह छुपाए रो रही थी। राजकुमारी चंद्रमुखी उससे बोली, कौन हो तुम और तुम रो क्यों रही हो? अचानक वो स्त्री उठकर खड़ी हो गई। उस स्त्री को देखकर राजकुमारी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसकी ही हमशक्ल खड़ी हुई थी। चंद्रमुखी, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा ही रूप हूँ चंद्रमुखी। ये बात और है कि तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, कुछ समय बाद तुम्हें सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें इस रहस्य को जानना है तो मेरे साथ तालाब तक चलो। राजकुमारी चंद्रमुखी गहरी सोच में डूबती हुई किसी सम्मोहित अवस्था में अपनी हमशक्ल चंद्रमुखी के साथ तालाब के किनारे चली गई। अचानक उसकी हमशक्ल चंद्रमुखी ने राजकुमारी चंद्रमुखी को धक्का दे दिया। राजकुमारी चंद्रमुखी तालाब में डूब गई। तालाब में डूबते ही उसकी हमशक्ल चंद्रमुखी के होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट आ गई। राजकुमारी चंद्रमुखी की हमशक्ल घोड़े पर बैठकर सीधे प्रतापगढ़ की ओर राजा विक्रम के महल में चली गई। राजा विक्रम चंद्रमुखी को देखकर चौंकते हुए बोले, तुम तो 2 सैनिकों को साथ लेकर गई थी, वो कहाँ हैं? कोई बात नहीं राजकुमारी, चलिए, समारोह प्रारंभ होने वाला है। परंतु मैं बहुत ही थकी हुई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ।
इतना बोलकर चंद्रमुखी वहाँ से चली गई। चंद्रमुखी के इस व्यवहार को देखकर राजा विक्रम चौंकता हुआ अपनी पत्नी रुक्मणी से बोला, महारानी, तुम्हें चंद्रमुखी का व्यवहार अजीब सा नहीं लग रहा? हो सकता है वो वास्तव में थक चुकी हो, उसे आराम करने दीजिए। समय ऐसे ही बीतने लगा। चंद्रमुखी की हमशक्ल दिन भर अपने कक्ष में ही रहती। कुछ समय बाद रानी रुक्मणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के होने पर राजा विक्रम बहुत ज्यादा खुश था। ऐसे ही 5 वर्ष बीत गए। राजा विक्रम का पुत्र राजकुमार आदित्य अब 5 वर्ष का हो चुका था। एक दिन राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मणी से बोला, रुक्मणी, अब चलने की तैयारी करो। लेकिन कहाँ? मैंने एक बात तुमसे छुपाई थी रुक्मणी। कौन सी बात? वर्षों पहले की बात है। मैं एक जंगल में गया था। उस जंगल में मुझे एक बहुत ही ज्ञानी साधु मिले। मैंने उस ज्ञानी साधु से प्रार्थना की कि वो ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा पुत्र हो, और उस साधु बाबा ने मुझसे कहा कि कुछ समय बाद तेरा पुत्र ही होगा, जो कि वास्तव में पुत्र हुआ। मगर उस साधु बाबा ने यह भी कहा था कि जब मेरा पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तो मुझे अपने परिवार सहित उनसे मिलने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे परिवार और मेरे राज्य पर भारी विपत्ति आ सकती है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे उस साधु से मिलकर बहुत ही प्रसन्नता होगी, परंतु आपको अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी से भी बातचीत करनी चाहिए। 5 वर्ष पहले वो शिकार पर गई थी। उसके लौटने के बाद वो ना तो किसी से ठीक से बात करती है और ना ही अब वो पहले की तरह हंसती और बोलती है, बस अपने कक्ष में ही रहती है। हाँ, तुम चिंता मत करो रुक्मणी, मैं अभी इसी समय उसे अपने साथ चलने के लिए मनाता हूं। ठीक है, तब तक तुम तैयारी करो। और हाँ, हमारे साथ सैनिक नहीं जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। इतना बोलकर राजा विक्रम सीधा अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी के कक्ष में चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, राजकुमारी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार पर और मेरे राज्य पर किसी तरह की कोई विपत्ति आए। राजा विक्रम की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रमुखी की हमशक्ल रहस्यमयी अंदाज में बोली, मुझे आपके साथ जाने में कोई विशेष आपत्ति नहीं है पिताजी, बल्कि मुझे तो खुशी है। कुछ घंटे बाद राजा विक्रम रात के समय अपने पुत्र, पत्नी और चंद्रमुखी के साथ एक भयावह जंगल के शमशान में खड़ा हुआ था। उस सन्नाटे भरे शमशान को देखकर रुक्मणी अपने पति राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, क्या साधु महाराज वास्तव में यहीं रहते हैं? यहाँ तो जंगल और शमशान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और देखिए ना, यहाँ तो एक अजीब सी मनहूसियत हुई है। रानी रुक्मणी ने इतना कहा ही था कि तभी एक साधु अचानक से वहाँ पर आ धमका और राजा विक्रम की ओर देखकर हंसते हुए बोला, मुझे तेरा ही इंतजार था, आखिरकार तू आ ही गया। अरे साधु महाराज, आपसे कहीं ज्यादा तो मुझे इस दिन का इंतजार था। इतना बोलकर राजा विक्रम राक्षसों के अंदाज में हंसने लगा। उसकी हंसी उसकी पत्नी रुक्मणी और राजकुमार को भी अजीब लगने लगी। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, कुछ बताएंगे आप? आपका इस तरह का हंसने का अंदाज मैंने कभी नहीं देखा। तभी राजा विक्रम क्रोधित होकर अपनी पत्नी रानी रुक्मणी से बोला, मूर्ख, इस साधु को तो देख रही हो ना, ये कोई साधु वाधु नहीं है। साधु की भेष में एक तांत्रिक है। मैं यहां पर तुम्हें किसी साधु से मिलवाने नहीं लाया, बल्कि तुम्हारी चंद्रमुखी और आदित्य की बलि देने के लिए यहां पर लाया हूं। तुम तीनों का अंतिम समय आ चुका है। ये क्या कह रहे हैं? क्या एक पिता अपने पुत्र की बलि दे सकता है? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्यों नहीं दे सकता, अगर उसके सर पर संसार का सबसे शक्तिशाली बनने का जुनून सवार हो। दरअसल राजा विक्रम वही घुड़सवार था जो कुछ वर्ष पहले साधु से रात के समय मिलने आया था। तभी वो साधु रहस्यमयी अंदाज में हंसते हुए रानी रुक्मणी से बोला, रानी रुक्मणी, शायद आप नहीं जानती
कि आप इस पृथ्वी की नहीं हैं और न ही आपकी पुत्री रानी चंद्रमुखी इस पृथ्वी की हैं। वर्षों पहले राजा विक्रम आप दोनों को पाताल लोक से उठाकर लाया था और उस पाताल लोक का द्वार कहाँ है ये मैं जानता था। तभी राजा विक्रम ने वो अंगूठी रानी रुक्मणी को दिखाते हुए बोला, केवल इस अंगूठी के लिए जो तुम्हारे पहले पति पाताल लोक के राजा की थी, जिसे मैं मारकर उसके हाथ से ही अंगूठी छीन कर लाया था। उस वक्त तुम्हारी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी केवल 1 वर्ष की थी। मैं तुम दोनों को बेहोश करके तालाब में खुले उस जादुई द्वार के रास्ते से पृथ्वी पे ले आया और तांत्रिक ने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी। मुझे लगा था कि मुझे केवल तुम दोनों की बलि की आवश्यकता होगी, परंतु तांत्रिक ने मुझे बाद में बताया कि बलि तभी सफल होगी जब मेरा तुमसे एक पुत्र भी होगा, जो कि हो चुका है। मैं तो इस बच्चे के 5 वर्ष होने का इंतजार कर रहा था। तभी साधु ने एक मंत्र युक्त सिंदूर रानी रुक्मणी और हम शक्ल चंद्रमुखी के मुंह पर फेंक दिया। ऐसा करते ही रानी रुक्मणी को सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। अचानक वो चीखती हुई बोली, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं पाताल लोक की रानी थी। तूने मेरे पति की हत्या कर दी थी। मैं बेहोश हो गई थी। तब मेरी दोनों पुत्रियां बहुत छोटी थी। ये सुनकर तो तांत्रिक बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला। उसने राजा विक्रम से कहा, क्या? अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हें वहां पर केवल एक ही पुत्री मिली थी। ये क्या है? ये झूठ बोल रही है। मुझे वहां पर एक ही कन्या मिली थी, राजकुमारी चंद्रमुखी, जिसे मैं यहां पर उठा लाया। रानी चंद्रमुखी की हमशक्ल हंसती हुई उन सब की ओर देखकर बोली, तुम दोनों पाताल लोक के वासियों को मूर्ख समझते हो। तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलेगी। चंद्रमुखी की हमशक्ल की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। उन सब ने अपने आप को उसी तालाब के किनारे पाया जिस तालाब का पानी राजकुमारी चंद्रमुखी ने पिया था। अपने आप को तालाब के पास देखा। साधु आश्चर्य से राजा विक्रम से बोला, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो वही तालाब है जिसके नीचे पाताल लोक का द्वार खुलता है। हाँ, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके अंदर इतनी शक्तियां कहां से आईं। तभी चंद्रमुखी की हमशक्ल हंसती हुई बोली, क्योंकि तुम्हारे सामने जो चंद्रमुखी खड़ी हुई है वो तुम्हारी वो राजकुमारी चंद्रमुखी नहीं है जिसकी परवरिश तुमने की है। मेरी परवरिश पाताल लोक में हुई है। तुम एक बात से चूक गए राजा विक्रम। तुमने मेरे पिता को मारकर उनकी उंगली से ये जादुई अंगूठी उतार ली और मेरी माँ और छोटी बहन को यहाँ पर ले आए। परंतु तुम नहीं जानते थे कि मेरी माँ की तो जुड़वा बेटियां थी। माँ और पिताजी के जाने के बाद मेरी परवरिश पाताल लोक के मंत्री ने की और उसी ने मुझे बताया कि किस तरह से इंसानों ने मेरे परिवार को तबाह कर दिया। तब से मैं बदले की आग में जल रही हूँ और अब समय आ गया है। इतना बोलकर चंद्रमुखी ने बड़ी फुर्ती से साधु और राजा विक्रम को धक्का दे दिया। वो दोनों तालाब के अंदर गिर गए। अगले ही पल रानी रुक्मणी और चंद्रमुखी की हमशक्ल ने भी तालाब के अंदर छलांग लगा दिया। उन सब ने अपने आप को एक महल में पाया। अगले ही पल महल का एक द्वार खुला और उसमें से दूसरी चंद्रमुखी निकलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। राजकुमारी चंद्रमुखी अपने पिता की ओर देखकर घृणा भरे शब्दों में बोली, जब मुझे मेरी हमशक्ल ने तालाब में धक्का दिया तब मुझे लगा कि शायद ये मेरी शत्रुओं की कोई योजना है, मगर मैंने स्वयं को पाताल लोक में पाया और यहाँ मुझे पता लगा कि मैं पृथ्वी की नहीं बल्कि पाताल लोक की वासी हूँ और किस तरह से मुझे मेरे पिता के हथियारों ने अपने गंदे मकसद के लिए पाला है। रुक्मणी की आंखों से आग निकलने लगी और साधु और राजा विक्रम जलकर राख हो गए। चंद्रमुखी की हमशक्ल बहन अपनी माँ रुक्मणी से बोली, अब राजकुमार आदित्य का क्या करेंगे? हम पृथ्वी वासियों की तरह नहीं हैं। ये मेरा ही बेटा है और ये पाताल लोक का राजा बनेगा। ये पाताल लोक के राजा अपने पिता की जगह लेगा। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बहनें मुस्कुरा दी और सब कुछ सही हो गया।
आप कौन हैं? आपको दिखाई नहीं देता? मैं स्नान कर रही हूँ।